गांव के किनारे एक घर था जिसमें एक गरीब किसान रघु, उसकी पत्नी गंगा और उनका बेटा शिवम रहते थे। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा चला पाता था। फिर भी हर सुबह वह नए हौसले के साथ खेत की ओर निकल जाता था, इस उम्मीद में कि आज का दिन कुछ बेहतर होगा। गंगा घर संभालते हुए अक्सर सोचती कि काश उनके बेटे का भविष्य उनसे ज्यादा उज्जवल हो सके। रघु के दिल में बस एक ही चाहत थी, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनते हुए देखना, ताकि एक दिन शिवम अपने परिवार की हालत सुधार सके। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मास्टर जी कह रहे थे कि अगर मैं थोड़ा और मेहनत करूँ तो बहुत अच्छे नंबर ला सकता हूँ, लेकिन गांव में आगे की पढ़ाई का ज़्यादा मौका नहीं है, इसलिए आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना होगा। मैं वादा करता हूँ बाबूजी, मैं पूरी मेहनत से पढ़ूंगा। बेटा, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि तू आगे तक पढ़े, कुछ बड़ा बने, लेकिन मैं मजबूर हूँ शिवम। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे शहर भेज सकूं। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ा बहुत काम भी कर लूँगा। बस आप हाँ कह दीजिए, मैं गांव का और आपका नाम रोशन करूँगा। शिवम ठीक कह रहा है रघु, क्यों नहीं खेत को गिरवी रखकर पैसे उठा लेते हैं, बाद में जब हालत सुधरेंगी तब छुड़ा लेंगे। बच्चे की पढ़ाई के आगे ये सब छोटी बातें हैं। हम सारी उम्र मेहनत करते आए हैं, आगे भी कर लेंगे, पर बच्चे का सपना फिर नहीं मिलेगा। अगर आज हम साथ ना दें तो शिवम का हौसला टूट जाएगा। रघु, एक बार उसकी आंखों में चमक तो देखो, वो बहुत आगे जाएगा। पर खेत तो हमारा आखिरी सहारा है गंगा, लेकिन अगर अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये जोखिम नहीं उठाया तो फिर कब? ठीक है, गिरवी रख देता हूँ। शिवम बेटा, हम दोनों की सारी उम्मीदें तुझसे ही हैं। अगर तू मेहनत करेगा तो शायद एक दिन ये सब कठिनाइयां छोटी लगेंगी। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अब तेरी बारी है हमें गर्व महसूस कराने की। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन सपनों में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद बाबूजी, धन्यवाद अम्मा। मैं आप दोनों का भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। आपने जो त्याग मेरे लिए किया है, मैं उसे जिंदगी भर याद रखूंगा। एक दिन आपको मुझ पर गर्व जरूर होगा, ये मेरा वादा है। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, पर रघु घर से निकल चुका था। हवा में हल्की ठंडक थी और उसके कदमों में एक अजीब सा बोझ, जैसे हर कदम उसकी मजबूरी बयान कर रहा हो। आज उसे ठाकुर साहब के पास जाकर अपनी जमीन गिरवी रखनी थी। उसके सीने में अनकही घबराहट थी, पर बेटे का भविष्य उसे आगे बढ़ा रहा था। रास्ते में गांव के 2-3 आदमी मिल गए। अरे रघु, इतनी सुबह सुबह कहाँ चला? चेहरा भी बड़ा उतरा उतरा लग रहा है। सब ठीक तो है ना? घर में कोई परेशानी तो नहीं हो गई, या फिर खेत खलिहान का कोई झंझट है जो तो इतनी जल्दी निकल पड़ा? क्या बताऊं भैया, शिवम को आगे पढ़ाना है। गांव में उससे आगे की पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं। सोचा है कि जमीन गिरवी रख दूं ताकि शहर भेजने के पैसे जुट जाएं। दिल तो बहुत घबराता है, यही जमीन तो हमारा आखिरी सहारा है, पर बेटे के भविष्य के आगे ये सब छोटा लगता है। अगर आज हिम्मत नहीं जुटाई तो शायद शिवम भी हमारी तरह ही रह जाएगा। अरे रघु, पर फिर तू खेती कैसे करेगा? जमीन तो चली जाएगी ना? तूने ठीक से सोच लिया है ना? ये बड़ा फैसला है भैया। कल को अगर पैसे वापस नहीं कर पाया तो जमीन हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगी। इतनी पुश्तैनी जमीन है, उसे यूं ही दाव पर लगाना ठीक होगा क्या? शहर भेजना तो सही है, पर इतना बड़ा जोखिम उठाना डर नहीं लगता तुझे? हम तो बस यही कहेंगे, एक बार फिर सोच ले, कहीं जल्दबाजी में कोई गलती ना हो जाए। ठाकुर साहब से ही जमीन वापस ले लूंगा किराए पर और उसी पर खेती करूंगा। फिलहाल बेटे की पढ़ाई जरूरी है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मजदूरी भी करनी पड़ी तो कर लूंगा। बस एक बार शिवम अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर सब संभल जाएगा। अपने लिए तो सारी उम्र यूं ही गुजार दी, अब उसकी जिंदगी बनानी है। किस्मत ने मौका दिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जितनी भी तकलीफ क्यों न सहनी पड़े। रघु, सोच ले, ठाकुर का हिसाब बड़ा टेढ़ा है। वो फसल का बस छोटा सा हिस्सा छोड़ता है,
बाकी खुद रख लेता है। तेरा गुजारा और मुश्किल हो जाएगा। हमने कई लोगों को देखा है, उसके चक्कर में पड़कर और भी फंस गए। कर्ज बढ़ता ही जाता है पर उतरता कभी नहीं। आज तू उम्मीद लेकर जा रहा है पर कल पछताना ना पड़े। मुझे पता है ठाकुर का हिसाब आसान नहीं, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आज बेटे की पढ़ाई के लिए कदम नहीं उठाया तो हो सकता है कल वो भी मेरी तरह मजबूर रह जाए। मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी भी खेतों और कर्ज के बीच ही उलझ कर रह जाए। जो तकलीफें मैंने देखी हैं वो उसे कभी न देखनी पड़े, भले ही मुझे अपनी खुशियां, अपनी जमीन सब दांव पर लगानी पड़े। एक बाप के लिए अपने बच्चे का भविष्य ही सबसे बड़ा सहारा होता है। गांव वाले चुप हो गए। रघु आगे बढ़ गया। उसके कदम भारी थे पर इरादा मजबूत। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने जा रहा था। रास्ता वही पुराना था, लेकिन आज हर मोड़ उसे नया लग रहा था। दिल की धड़कन तेज थी, जैसे हर पल उसे उसके फैसले की याद दिला रही हो। आंखों में हल्की सी नमी थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी हिम्मत भी झलक रही थी। उसे पता था ये राह आसान नहीं, पर अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था। कुछ ही देर में रघु ठाकुर साहब के घर के पास पहुंच गया। उसके कदम धीरे हो गए थे, जैसे हर कदम के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही हो। तभी उसने देखा ठाकुर साहब बाहर ही खड़े थे। रघु ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं रघु आपसे एक जरूरी बात करने आया था। सुबह सुबह आने के लिए माफ कीजिए, पर बात टाल नहीं पाया। सोचा आपसे ही सहारा मिल जाएगा। हाँ रघु, बोल, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? साहब, वो मेरा बेटा शिवम आगे पढ़ना चाहता है। मास्टर जी भी कहते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छा है, पर गांव में आगे की पढ़ाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, इसलिए उसे शहर भेजना पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं है साहब, इसलिए मैं अपनी ज़मीन आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ। अगर आप मदद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जमीन गिरवी रखनी है? ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन शर्तें मेरी होंगी, और मेरी शर्तें आसान नहीं होती हैं, तू भी जानता है। बाद में मुकरने की सोचना भी मत। जो एक बार तय हो गया वही आखिरी होगा। जी साहब, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, बस बेटे के लिए ये करना पड़ रहा है। सुन ले रघु, जब तक पैसे वापस नहीं करेगा जमीन मेरी रहेगी, और खेती भी तू तभी करेगा जब मेरे हिसाब से करेगा। बुवाई के लिए जो भी चीज लगेगी, खाद, बीज, पानी, दवाई, सब कुछ तुझे मुझसे ही खरीदना होगा, और जो फसल होगी उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। अगर एक भी शर्त टूटी तो जमीन हमेशा के लिए मेरी, समझ लेना। ठाकुर साहब, मुझे सब मंजूर है। मैं मेहनत कर लूंगा, जैसे भी हो सकेगा निभा लूंगा। बस आप पैसे दे दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जमीन की लिखा पढ़ी करने के बाद ठाकुर साहब ने रघु को पैसे दे दिए और रघु एक नई उम्मीद के साथ घर की ओर निकल पड़ा। उसके कदम तेज तो थे, लेकिन मन अब भी कई सोचों में उलझा हुआ था। उसे बार बार शिवम की बातें याद आ रही थीं और गंगा की उम्मीद भरी नजरें भी। आज उसने जो फैसला लिया था वही अब उसके पूरे परिवार की किस्मत तय करने वाला था। घर पहुंचते ही रघु को देखते ही शिवम और गंगा सामने आ गए। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, जैसे वे उसके लौटने का इंतजार कर रहे हों। क्या हुआ रघु, बात बनी? ठाकुर ने क्या कहा? सब ठीक से हो गया ना? हाँ, जमीन गिरवी रख दी। ठाकुर ने बिना ज्यादा सवाल किए कागज तैयार करवा लिए। शर्तें भी उसकी ही थीं और मुझे माननी पड़ी। अब फसल का बड़ा हिस्सा उसी का होगा, पर कोई और रास्ता भी तो नहीं था। शिवम के लिए ये कदम उठाना ही पड़ा। इतना सुनते ही शिवम के चेहरे पर हल्की सी खुशी झलकने लगी और गंगा ने राहत की सांस ली। उस छोटे से घर में एक नई उम्मीद ने दस्तक दे दी थी। और फिर अगली सुबह शिवम अपने गांव और परिवार को छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। शिवम के शहर जाने के बाद रघु की जिंदगी पहले से भी ज्यादा कठिन हो गई। वह सुबह से लेकर शाम तक खेत में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसे अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता था। ठाकुर साहब की शर्तों का असली असर अब धीरे धीरे सामने आने लगा था। खाद, बीज, पानी और दवाई
हर चीज के लिए रघु को उन्हीं के पास जाना पड़ता और हर बार हिसाब थोड़ा और भारी हो जाता। रघु जितनी मेहनत करता उतना ही कर्ज बढ़ता जाता और ठाकुर साहब हर बार अपने हिसाब किताब में कुछ ऐसा जोड़ देते जिससे रघु उनके चक्रव्यूह में और गहराई से फंसता चला जाता। समय बीतता गया और आखिरकार फसल तैयार हो गई। रघु ने दिन रात एक कर दी थी, हर एक पौधे को अपनी मेहनत से सींचा था, लेकिन जब फसल का हिसाब करने का समय आया तभी असली खेल शुरू हुआ। ठाकुर साहब ने कागज खोलते हुए कहा, देख रघु, ये खाद का खर्च, ये बीज का, ये पानी और दवाई का, सब जोड़कर इतना बनता है। अब आधी फसल मेरी हुई और जो बचा है उसमें से ये खर्च काटेंगे। साहब, इतना ज्यादा कैसे हो गया? मैंने तो सोचा था इस बार कुछ अच्छा मिल जाएगा। पूरे मौसम भर दिन रात मेहनत की थी, एक एक दाना संभाल कर उगाया था, पर हिसाब में तो मेरे हिस्से में कुछ बचा नहीं। घर कैसे चलेगा अब? बच्चों का पेट कैसे भरूंगा साहब? क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं रही? रघु, ये कोई दया धर्म का काम नहीं है, पूरा हिसाब किताब से चलता है। बीज मेरा, पानी मेरा, जमीन अब मेरे नाम गिरवी तो हिस्सा भी ज्यादा मेरा ही होगा। तूने कागज पर अंगूठा लगाया था, याद है ना? अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेहनत की बात करता है, मेहनत तो हर कोई करता है, पर हिसाब वही चलता है जो तय हुआ हो। अगर तुझे मंजूर नहीं तो कर्ज चुका दे और अपनी जमीन वापस ले जा। ठीक है साहब, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही सही। मैंने ही अंगूठा लगाया था, अब पीछे कैसे हट सकता हूं? आपका जो हिस्सा बनता है वो आप रख लीजिए, मैं अपने हिस्से में जितना बचेगा उसी में गुजारा कर लूंगा। उस दिन रघु ने सिर्फ अपनी जमीन ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सुकून भी गिरवी रख दिया था। ठाकुर के कागजों पर लगा उसका अंगूठा अब उसकी मजबूरी की पहचान बन चुका था। हर मौसम के साथ उसकी मेहनत बढ़ती गई, लेकिन उसका हिस्सा छोटा होता गया। वो चुपचाप सब सहता रहा, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही सपना था, शिवम का उज्जवल भविष्य। गांव में ठाकुर का रौब और बढ़ता जा रहा था। कई और किसान भी उसके कर्ज के जाल में फंसते जा रहे थे। हर किसी की कहानी कहीं ना कहीं रघु जैसी ही थी, बस नाम अलग थे। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिसका रघु को सालों से इंतजार था। उसका आ गया बेटा। हाँ बाबा, अब पढ़ाई पूरी हो गई। बाबा, ये क्या हाल बना लिया है आपने? इतनी तकलीफ में कैसे आ गए आप? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बेटा, बस वक्त थोड़ा खराब चल रहा था। बाबा, मुझे पता है आपने मेरी पढ़ाई के लिए जमीन गिरवी रखी थी, पर हालत इतनी खराब हो जाएगी ये नहीं सोचा था। बेटा, उस वक्त और कोई रास्ता भी तो नहीं था। लेकिन अब ये सब इतना बिगड़ा कैसे? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ठाकुर का हिसाब ही ऐसा है बेटा, वो फसल का ज्यादातर हिस्सा खुद रख लेता है। हमारे हिस्से में बस गुजारे लायक ही बचता है, और सिर्फ हम ही नहीं, गांव के कई लोग उसके इसी जाल में फंसे हुए हैं। कर्ज कम होने के बजाय हर साल और बढ़ता जाता है। बस बाबा, अब और नहीं। आपने जितना सहा है वो अब और नहीं होने दूंगा। जिस हिसाब से ठाकुर लोगों को फंसाता आया है, अब वही हिसाब मैं उससे बराबर करूंगा। ना सिर्फ हमारी जमीन वापस लूंगा, बल्कि पूरे गांव को उसके इस जाल से आजाद करूंगा। अब खेल बदलेगा बाबा, और इस बार जीत मेहनत और सच की होगी। अगले ही दिन शाम को शिवम ने गांव के चौपाल पर सबको इकट्ठा होने के लिए बुलाया। धीरे धीरे गांव के लोग वहां आने लगे। किसी के चेहरे पर उम्मीद थी तो किसी के मन में अब भी डर बैठा हुआ था। रघु भी एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा आखिर क्या करने वाला है। मैं जानता हूं आप सब किस हालात से गुजर रहे हैं। कर्ज का बोझ और ठाकुर का डर, ये सिर्फ एक आदमी की नहीं, पूरे गांव की समस्या है। लोग आपस में देखने लगे। कुछ ने सिर हिलाया, जैसे पहली बार किसी ने उनकी बात खुलकर कही हो। लेकिन इसका रास्ता है,
और वो रास्ता है हम सबका एक साथ खड़ा होना। पर करेंगे क्या बेटा? ठाकुर के सामने कौन खड़ा हो सकता है? भला हम गरीब किसान उससे कैसे मुकाबला करेंगे बेटा? सीधे लड़ाई नहीं, समझदारी से काम लेंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं जिनका हक हम सबको है, उनका फायदा उठाएंगे। मैं शहर में यही सब सीख कर आया हूँ। अगर हम सब मिलकर सही तरीके से कागज तैयार करें, आवेदन करें, तो हम अपना कर्ज चुका सकते हैं और अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी चमक आई, तो कुछ अब भी डर के साये में थे। शिवम ने सबकी तरफ देखकर आखिरी बात कही, डरते रहेंगे तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर आज हिम्मत कर ली तो आने वाली पीढ़ी को ये सब नहीं सहना पड़ेगा। आखिर में थोड़ी हिचकिचाहट के बाद गांव के ज्यादातर लोग शिवम की बात से सहमत हो गए। डर अभी भी था, लेकिन पहली बार उन्हें लगा कि शायद इस मुश्किल से निकलने का रास्ता सच में है। और इसी भरोसे के साथ सबने शिवम का साथ देने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे शिवम ने गांव के सभी किसानों के कागज इकट्ठा करके उनका सही हिसाब निकालना शुरू किया। जैसे जैसे वो कागज देखता गया, उसे साफ दिखने लगा कि ठाकुर ने कई जगह गलत ब्याज और बढ़ा चढ़ाकर कर्ज लिखा हुआ है। शिवम ने ये सब गांव वालों को समझाया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने एक एक हिसाब साफ करके दिखाया तो सबकी आंखें खुल गईं। इसके बाद शिवम ने सबको साथ लेकर सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन किया। कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े, कागज पूरे करने पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद सरकार की तरफ से मदद मिलनी शुरू हुई। किसानों का कर्ज धीरे धीरे कम होने लगा और उनका आत्मविश्वास वापस आने लगा। आखिरकार सही हिसाब और मिली मदद के दम पर एक एक करके गांव वालों ने अपनी जमीन ठाकुर से छुड़ा ली। ठाकुर सब कुछ देखते रह गया। इस बार उसकी चालाकी नहीं बल्कि सच और समझदारी जीत गई थी। रघु की जमीन भी वापस मिल गई। सालों का डर अब कम होने लगा था, लेकिन शिवम जानता था कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। एक शाम उसने फिर से गांव के लोगों को चौपाल पर बुलाया। इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। लोगों के चेहरों पर डर कम और भरोसा ज्यादा था। हमने अपनी जमीन तो वापस ले ली, लेकिन क्या इतना ही काफी है? जिसने सालों तक हम सबको गलत हिसाब में फंसा कर रखा, क्या उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? अब वक्त आ गया है कि ठाकुर को उसकी गलती का एहसास कराया जाए और उसने जो भी हमसे छीना है वो सब वापस लिया जाए। अरे बेटा, हमें ठाकुर से लड़ना नहीं है। वो बड़े लोग हैं, उनका रसूख है। हम गरीब लोग भला क्या कर लेंगे? मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं हक की बात कर रहा हूं। अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएं, तो बिना लड़ाई के भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो फिर हमें क्या करना होगा शिवम? तू बता। इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। आज से गांव का कोई भी आदमी ठाकुर के यहां काम नहीं करेगा, ना उसके खेत में, ना उसके घर में, ना उसके किसी कारोबार में। और अगर कोई ये नियम तोड़ेगा तो पूरा गांव उसका बहिष्कार करेगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फैसला बड़ा था, लेकिन इस बार लोग डरे नहीं। धीरे धीरे सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक एक करके सबने हामी भर दी। उस दिन गांव ने मिलकर एक फैसला लिया, अब वो झुकेगा नहीं। दिन बीतने लगे और असर दिखना शुरू हो गया। ठाकुर के खेत सूने पड़े रहने लगे, घर के काम रुकने लगे, उसका कारोबार भी ठप पड़ने लगा। जिस आदमी के पास सब कुछ था, अब वो अकेला पड़ता जा रहा था। आखिरकार एक दिन ठाकुर खुद चौपाल पर आया। उसका घमंड अब पहले जैसा नहीं रहा था। मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर तुम लोगों के साथ गलत किया। अगर माफ कर सको तो मुझे माफ कर दो। मैं सबका नुकसान भर दूंगा और आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। गलती मान ली है तो उसे सुधारना भी होगा। सबका हक लौटाओ,
फिर बात करेंगे। ठाकुर ने सबका हर्जाना भरा और धीरे धीरे गांव में सब कुछ बदलने लगा। अब वहां डर नहीं, बराबरी थी और लोग फिर से सुकून से जीने लगे। ठाकुर का रवैया भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो लोगों से सीधे तरीके से बात करने लगा। गांव वाले भी अब पहले की तरह सहमे हुए नहीं, बल्कि समझदारी से अपने फैसले लेने लगे। चौपाल पर अब डर की नहीं, काम और तरक्की की बातें होने लगी और रघु के आंगन में सालों बाद एक सुकून भरी शाम लौट आई।